हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो चलिए आज देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है भूकंप या अर्थक्वेक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और इसे आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम रटने का कोई भी झंझट ही नहीं। तो चलिए देखते हैं। और भी आपको मैं ज्योग्राफी का पहले पार्ट पढ़ा चुकी हूँ जो तो वो सब भी आप पढ़ लें। प्लेलिस्ट भी बना दी गई उनकी। देखिए यहाँ कुछ फिगर भी है, मैं इसके माध्यम से भी आपको बताऊंगी कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर ये भूकंप यानी कि ये अर्थक्वेक होता क्या है, आखिर ये होता क्या है। तो हम जानते हैं, आम भाषा में कहते हैं कि पृथ्वी का हिलना। आम भाषा में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि पृथ्वी का हिलना भूकंप कहलाता है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा ज्योग्राफी के वर्ड में बोलें तो इसे क्या कहेंगे कि पृथ्वी की जो धरातलीय प्लेट होती है इसका हिलना या इसका आपस में टकराना ही भूकंप कहलाता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का अचानक कंपन करना, पृथ्वी का अचानक कंपन करना क्या कहलाता है, तो भूकंप कहलाता है। तो जो चीज़ें भी ये आपके समझने के लिए, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि धरातलीय प्लेटों का टकराने से उत्पन्न कंपन क्या कहलाता है, तो ये हमारा हो गया भूकंप हो गया। ये क्या हो गया, भूकंप हो गया। अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये भूकंप आता कैसे, ये जो भूकंप है ये आता कैसे है। तो देखिए हमारी जो पृथ्वी है तो ये पृथ्वी के जो परत हैं, इस पृथ्वी के जो परत हैं तो धरातल से लगभग 100 किलोमीटर, धरातल से लगभग कितना 100 किलोमीटर के नीचे का क्षेत्र जो है ये एक परतों में विभक्त है। ये किस में विभक्त है, तो ये परतों में विभक्त है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दुर्बल मंडल। इसे क्या कहते हैं, दुर्बल मंडल। चूंकि आपने अभी तक जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये जो हमारी पृथ्वी है उसके 100 किलोमीटर नीचे जो परत बनी हुई है इसे दुर्बल मंडल कहते हैं। और ये परत जो है ये विभक्त है किसमें, तो प्लेटों में बटी हुई। ये जो परत है ये किस में बटी हुई है, तो प्लेटों में बटी हुई है। किस प्रकार से, तो इस तरह से जो प्लेटें होती हैं इस प्लेटों में विभक्त है ये पृथ्वी की जो परतें। और इसी प्लेटों के आवागमन से यानी कि इसी प्लेटों के आपस में टकराने से ही भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब देखिए इसमें जो होते हैं प्लेट, इस प्लेट में 3 तरह की गतियां होती हैं। आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भूकंपीय प्लेट होते हैं इसमें कितने प्रकार की गतियां, या डायरेक्ट जो पृथ्वी की प्लेटें होती हैं इसमें कितने प्रकार की गति होती है। तो इसमें अगर गति की बात करें तो ये जो गति होते हैं 3 प्रकार की गति होती है इन प्लेटों में। कैसी कैसी गति, तो सबसे पहले अगर एक प्लेट ऊपर जा रही है, दूसरी प्लेट नीचे आ रही है, एक प्लेट ऊपर जा रही है और दूसरी प्लेट नीचे आ रही है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं रूपांतर। इसे क्या कहते हैं, रूपांतर गति। इसे रूपांतर गति कहते हैं। फिर देखिए दूसरा कंडीशन क्या आ जाएगा, तो दूसरा कंडीशन जो आएगा कि ये जो प्लेटें हैं इन प्लेटों के विपरीत दिशा में जब ये जाती है, यानी कि एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर आ रही है, तो जब ये प्लेटें विपरीत दिशा में जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपसारी गति। इसे कहते हैं हम अपसारी गति। और जब ये प्लेटें एक दूसरे के तरफ आए और एक दूसरे पे चढ़ जाए, इस प्रकार से, जैसे एक प्लेट इधर से आ रही थी, ये प्लेट भी इधर आ रही थी और एक दूसरे पे चढ़ गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अभिसारी गति। इसे क्या कहते हैं, अभिसारी गति। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो प्लेटें हैं 3 प्रकार से गति करती हैं, रूपांतर गति, अपसारी गति और अभिसारी गति। और आपसे एक क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो गति है इन गति को किसने अध्ययन किया, यानी कि किसने इस गति के बारे में बताया। तो आपको इनका भी नाम याद रखना है। तो ये कौन से थे, तो ये थे वेगनर महोदय। ये कौन थे, ये वेगनर महोदय थे जिन्होंने कि इनके बारे में बताया, प्लेटों के गति के बारे में। अब देखिए ये जो 3 प्रकार से गति होती है तो तीनों से अलग अलग क्रियाएं होती हैं। जब रूपांतर गति होता है तब आता है भूकंप। जब रूपांतर गति होता है तो क्या आता है, तभी आता है भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक, भूकंप। और उसके बाद जब अपसारी गति होती है तो इससे क्या आता है, तो इससे जो आता है इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। इसे क्या कहते हैं, वोल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी कहते हैं। हम इसके बारे में भी इसके नेक्स्ट में वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। फिर जो ये तीसरी नंबर की गति होती है अभिसारी गति, इससे क्या उत्पन्न होता है, तो इससे बनते हैं पर्वत, यानी कि जो विशाल पर्वत होते हैं, ये विशाल पर्वत किससे बनते हैं, तो ये अभिसारी गति के माध्यम से बनते हैं। जैसे कि हमारा हिमालय का पर्वत ले लीजिए,
तो हिमालय का पर्वत या फिर बिहार के जो पास का क्षेत्र है, हिमालय के पास का क्षेत्र, वहाँ सब मेन है कि कह लीजिए इस प्रकार की प्लेटों के टकराने की स्थान है, फॉल्ट क्षेत्र है। और वहाँ पे जो पर्वत विशाल विशाल निकलते हैं वो अभिसारी गति के माध्यम से निकलते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पूछा जाएगा कि भूकंप किस गति के कारण होते हैं, तो रूपांतर गति, ज्वालामुखी, अपसारी गति और विशाल पर्वत का निर्माण अभिसारी गति के कारण होता है। तो ये तीनों गतियाँ आपको ध्यान रखना है, वेगनर महोदय के द्वारा दी गई। अब हम देखते हैं कि ये तो भूकंप आ गया, हमारा भूकंप चलिए आ गया। अब देखते हैं कि ये भूकंपें आती हैं तो आती कैसे हैं। तो जब ये प्लेटें एक दूसरे से इस तरह से आती जाती रहती है तो एक दूसरे से टकरा जाती है। जैसे ये आती जाती रहती है तो एक दूसरे से टकरा जाती है और टकराने के बाद कंपन उत्पन्न होता है। जैसे देख लीजिए, दो स्केच है, मान लीजिए कि इसे हम, मान लीजिए प्लेट है, ये पृथ्वी की प्लेट है और ये इधर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो इसी प्रकार से जाने में एक दूसरे से जब टकरा जाए तो किस तरह से वॉइस आया, देखिएगा ये वॉइस, एक कंपन उत्पन्न होता है। जब भी दो चीज़ें ऐसे टकराती है तो एक कंपन उत्पन्न होता है और यही कंपन क्या करता है कि आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, ये कंपन आसपास के क्षेत्र को हिला देता है। जब भी कंपन, अभी आपने वॉइस सुना तो एकदम झन से आवाज़ आई, तो अगर आसपास कोई हल्की चीज़ें होती है भयंकर कंपन के साथ तो वो चीज़ें कंपन करने लगती, यानी कि इस भयंकर टकराव के बगल में जब कोई चीज़ें होती तो वो कैसे करने लगती, तो वो हिलने लगती है और इसे ही हम कहते हैं भूकंप। इसे हम क्या कहते हैं, भूकंप। अब देखिए भूकंप के कुछ कंडीशन है, कुछ क्षेत्र हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये भूकंप जो आया तो इसमें होते क्या क्या है। तो देख लीजिए, हाँ मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की हूँ कि ये पृथ्वी का अंदर का प्लेट है, ठीक, ये पृथ्वी की जो प्लेटें हैं। अब ये जो प्लेटें टकराई तो यहाँ पे भूकंप आ गया, ये प्लेटें यहाँ पे टकराई, ये जो आपको दिख रहा है मेन सेंटर, तो ये प्लेटें यहाँ पे टकराई, ठीक। यहाँ पे टकराने के बाद क्या हुआ कि भूकंप आया। तो अब ये भूकंप कैसे आया, तो भूकंप जब आया यानी प्लेटें जब टकराई तो यहाँ से लहरें उत्पन्न हुई। ये जो आपको रेड रेड कलर का इस तरह से दिख रहा होगा, जलेबी जलेबी, तो ये जलेबी नहीं है, ललचाना नहीं है, जलेबी नहीं है, तो ये क्या है, ये लहर है, ये लहर है। अब आप बताइए कि ये लहर आखिर निकलती कैसे, इस तरह से लहर क्यों जाती है। तो आपने बचपन में देखा होगा, बचपन में आप लोग क्या करते होंगे कि आसपास के कोई तालाब जिसे कहते हैं पॉन्ड, तो उसमें आप पत्थर मारते होंगे इस तरह से पत्थर मारते होंगे और जब पत्थर एक मेन केंद्र पे लगता था, सेंटर पे लगता, तो उसके आसपास पानी इस तरह से ऐसे 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 घूमने लगती होगी। आपने किया होगा खुद भी, और अगर नहीं किया है तो आपने किसी भी मूवी में आप देख लीजिए, कोई मूवी में दिखाया जाएगा कि नायक नायिका को इस तरह से पत्थर मारना सिखाता है। तो वहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि ये जो पत्थर जब बीच में लगती है तो क्या होती है, ये जो छपाक से आवाज़ आती है, उसके बाद इस तरह से ये पानी ऐसे 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 गोल गोल तरंगे गोते खाने लगता है। तो वही कंडीशन सेम यहाँ भी होता है। जैसे ही प्लेटें टकराती हैं, आपस में कंपन करती हैं, तो यहाँ से ये तरंगे उत्पन्न होती है। इस तरह से क्या होती है, देख लीजिए आपका ये तरंग जो है, ये तरंगे उत्पन्न होती है राउंड 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 इस तरह से। और जब ये तरंगे उत्पन्न होती है तो इसे ही हम भूकंप कहते हैं। यानी कि ये तरंगे जहाँ तक जाएगी, ये टकराहट जहाँ तक जाएगी वहाँ हमें भूकंप का आभास होगा, वहाँ धरती हिलने का आभास होगा। और आपको एक चीज़ पता है कि जैसे ही ये मतलब यहाँ पे हमने देखा कि जो पत्थर लगता है तो धीरे धीरे यहाँ पे बहुत तेज़ी से घूमता है और जब दूर जाते हैं तो वो धीरे धीरे फिर शांत हो जाता है। धीरे क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे जैसे ये जो कंपन है, ये जो लहर है, ये दूर चली जाती है तो ये कंपन क्या होते हैं कि धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। यानी कि वहाँ जो भूकंप का महसूस किया जाता है वो कम किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में तो इतना कम आता है कि पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ये जो लहरें उत्पन्न होती हैं ये भूकंपीय प्लेट के टकराने के कारण। अब देखते हैं कि इसे किस किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि ये यहाँ पे भूकंप आ रहा है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं केंद्र। इसे क्या कहते हैं, केंद्र या फोकस कहते हैं, फोकस, या फिर इसे ही भूकंपीय केंद्र कहा जाता है या फिर मूल केंद्र भी इसे ही कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मूल केंद्र या फिर केंद्र या फोकस या भूकंपीय केंद्र। यानी कि जहाँ पर ये भूकंप उत्पन्न हुआ इसे उद्गम केंद्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र। उद्गम का मतलब ही है कि उत्पन्न होना, उद्गम का मतलब उत्पन्न होना, तो इसे ही हम उद्गम केंद्र कहते हैं। फिर देखिए इसमें क्या कंडीशन आती है कि जब ये टकराया, यानी कि जब यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले जहाँ ये पहुँचा
ये जो लहर इस तरह से पहुंचने लगती है तो इसका जो प्रभाव होता है किस तरह से, तो एक तरंग ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, इस तरह से चारों तरफ ये जो तरंगे फैलती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पहुँचता है, सबसे पहले जहाँ पहुँचता है इसे क्या कहते हैं, देखिए ये क्षेत्र जस्ट इसी के जैसा ऊपर यहाँ पे पहुँचा, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अधिकेंद्र। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अधिकेंद्र। मैं यहाँ ही लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तो इसे अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर कहते हैं, एपिसेंटर। तो इसे क्या कहते हैं हम, अधिकेंद्र या एपिसेंटर। और आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचेगी उसे अधिकेंद्र। एग्जाम में पूछा जाता है कि जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसे केंद्र कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं या फोकस कहते हैं। और पूछा जाता है कि जहाँ पे भूकंप की पहली तरंगे पहुँचती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पहली तरंग जहाँ पहुँचती है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र पे जो भूकंप आता है वो बहुत ही तीव्र गति से हमें महसूस होता है, बहुत ज़्यादा ही कंपन वहाँ होता है, क्योंकि आपने लहरों में भी देखा कि जैसे जैसे फिर ये दूर जाएगा तो ये हल्का होते जाएगा और कहीं कहीं पे तो महसूस भी नहीं होगा। अब देखिए जो भूकंप आते हैं तो इसमें ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा इस तरह से, इसे फॉल्ट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे फॉल्ट कहा जाता है। अब इस फॉल्ट को कैसे समझे, तो आप अपने घरों में देखते होंगे कि अगर आपका घर बनता होगा तो कहीं कहीं पे जो ईंट लगाई जाती होगी तो उसे फॉल्ट ईंट कहते होंगे, यानी कि यहाँ पे बाद में हमें गेट खोलना है लेकिन अभी इसे कमरा बना के रखना है, तो इसे फॉल्ट ईंट वहाँ पे लगा दिया जाता है, बाद में जोड़ दिया जाता है, फॉल्ट ईंट की यहाँ पर से हटा देंगे। या फिर आप देखते होंगे कि कोई घर अगर जर्जर हो जाता होगा, यानी कि कहीं कहीं दरारें पड़ जाती होंगी, तो वहाँ पे जब उसे ध्वस्त किया जाता है, हटाया जाता है कि फिर से लगाएंगे, तो क्या कहते हैं कि ये जगह जो है फॉल्ट हो गई थी, यहाँ पे जो एक प्रकार से दरार पड़ गई थी, फॉल्ट हो गई थी, इसीलिए इसे हटा दिया गया। तो वही चीज़ है, ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है ब्लैक जैसा, ये फॉल्ट है, ये क्या है, फॉल्ट। और यहाँ पे भूकंप आने की अधिक संभावना होती है, चूँकि यहाँ पे केंद्र है तो केंद्र से उत्पन्न हुआ, तो यहाँ जो भूकंपें हैं यहाँ पे आती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। ये आपका तरंग हो गया, ये भूकंपीय तरंग हो गया, ये प्लेट जो है ये प्लेटें हो गई, और ये देखिए ग्रीन ग्रीन ये धरती पर का पार्ट आपको दिख रहा है, पृथ्वी का पार्ट है, तो ये ग्रीन ग्रीन इस तरह से पार्ट हो गया, ये आपकी भूकंपीय तरंग हो गई, ये तरंग हो गई। तो यही तरंगे इसमें इंडिकेट किया गया कि किस प्रकार से जाती है, तो तरंगे ऐसे 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 जाती है, और ये तरंगे आप जलेबी टाइप के देख रहे हैं। तो यहाँ से आपने देख लिया मूल केंद्र कैसा होता है, अधिकेंद्र कैसा होता है। अब जो देखिए तरंगे उत्पन्न होती है इसे 3 नामों से जाना जाता है, इसे 3 भागों में बांटा गया है कौन कौन से तरंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को कुछ कुछ नाम दिया गया, उस अध्ययन को क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। तो इसे क्या नाम दिया गया, तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं, तो इसी प्रकार से भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। इसे आप ध्यान में रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरूर। तो इसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। और इसमें जो तरंगें आती हैं ये कितने प्रकार की आती हैं, तो 3 प्रकार की तरंगें आती हैं। तरंगें कितने प्रकार की आती हैं, 3 प्रकार की आती हैं। देखते हैं कौन कौन तरंग। तो सबसे पहले जो आती है ये आती है पी तरंग। सबसे पहले कौन सी तरंग आती है, पी तरंग आती है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। कैसे तरंग कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और इसकी विशेषता की अगर बात की जाए तो इसकी विशेषता यह होती है, और ये जो एग्जाम का है ना एकदम, जैसे आपका ये एग्जाम वाला क्वेश्चन, एकदम लल्लन टॉप एग्जाम वाला क्वेश्चन है ये, तो इसे क्या कहते हैं कि ये कौन सी ऐसी तरंग है जो कि भूकंपीय केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये एकमात्र ऐसी तरंग है जो कि केंद्र से गुजरती है, आपको ध्यान में रखना है, केंद्र से गुजरती है। और इसकी और भी विशेषता है कि इसकी जो गति की अगर बात की जाए कि कितनी गति से आती है, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से ये भूकंपीय तरंग आती है। और अगर इसके अन्य विशेषता की बात की जाए कि और इसमें क्या क्या गुण होते हैं, तो ये तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। तीनों माध्यम का क्या मतलब हो गया, सभी माध्यम आप कह लीजिए, इसमें तीनों नहीं, इसमें आप कह लीजिए कि टोटली माध्यम से ये होकर गुजरती है, कहीं नहीं रुकती है, सभी माध्यम से होकर गुजरने वाली ये तरंग है आपकी पी तरंग। फिर पी की तरंग के बारे में तो हम जान गए कि पी तरंग का जो अनुभव होता है ना, ये सबसे तीव्र गति से होता है। ये जो पी तरंग होती है ये सब
सबसे तीव्र गति की तरंग होती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रूप में गुजरती है। उसके बाद जो तरंग आता है उसे हम कहते हैं एस तरंग। उसके बाद जो तरंग आता है उसे क्या कहते हैं? एस तरंग कहते हैं, एस तरंग कहते हैं। और इस एस तरंग का क्या मतलब होता है, इसके बारे में अगर देखें तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है ये? अनुप्रस्थ तरंग। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, काट के बारे में। तो ये जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है और ये ठोस माध्यम से ही गुजरती है। कैसे माध्यम से गुजरती है? क्योंकि आपने माध्यम के बारे में पढ़ा होगा कि ठोस, द्रव और गैसीय 3 प्रकार के माध्यम होते हैं। तो ये किससे गुजरती है? ये ठोस माध्यम से गुजरती है, ठोस माध्यम से तो ये गुजरती है। उसके बाद अगर इसकी गति के बारे में देखा जाए कि ये किस गति से गुजरती है, तो 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सीधा इसका आधा। आपको कैसे ध्यान रखना है? तो ये 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड और ये सीधा इसका आधा यानी कि 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब उसके बाद यदि देखा जाए तो ये थोड़ी सी धीमी होती है, यानी इसकी अपेक्षा कम होती है। उसके बाद जो लास्ट में जो तरंग आते हैं इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं एल तरंग। तीसरी तरंग जो होती है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम एल तरंग। और एल तरंग की अगर विशेषता की बात की जाए तो एल तरंग को लव तरंग भी कहते हैं, लव वेव्स भी कहते हैं, लव वेव्स। क्योंकि इसके जो खोज की थी ना वो एचडी वेव्स द्वारा, इसके एचडी लव के द्वारा इसे बताया गया था। और ये लव तरंग के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं आर तरंग के नाम से भी जानते हैं, इसे आर वेव्स के नाम से भी जानते हैं। इस आर वेव्स का मतलब होता है रे लाइट वेव्स, रे लाइट वेव्स। तो आपको ये भी कभी कभी दिया जा सकता है, ज़्यादातर इसके जो नाम पूछे जाते हैं वो लव वेव्स के बारे में पूछा जाता है। तो इसकी अगर गति की बात करें तो इसकी जो गति होती है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इसकी गति कम होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये सबसे विनाशकारी होता है। ये कैसा होता है? तो सबसे विनाशकारी होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती है? एल तरंग होती है सबसे विनाशकारी। क्योंकि देखिए जब भूकंप आएगा तो ये तीव्र गति से था, यानी कि ये आया और निकल लिया, ठीक। ये जो है आया और थोड़ा धीरे धीरे चला गया। और ये भूकंप आया और धीरे 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 जब हिला रहा है धरती को, तो ये क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें जो है ये ध्वस्त हो रही हैं और ये विनाशकारी हो रहा है। ये कैसा हो रहा है? विनाशकारी। तो इससे आपको याद रखना है कि सबसे विनाशकारी जो तरंग होता है वो एल तरंग होता है। इसके अलावा ये तीनों माध्यम से गुजरता है। ये ठोस से भी गुजरता है, द्रव से भी गुजर सकता है और ये गैसीय अवस्था यानी कि गैस से भी गुजर सकता है। तो तीनों माध्यम से ये गुजरता है एल तरंग। अब देखिए ये तो आपने देख लिया तीनों तरंगों के बारे में, किस प्रकार की तरंगें होती है। अब देखिए ये जो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, ये एक क्वेश्चन आता है। क्योंकि भूकंप के जो अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, इसीलिए इसके तीव्रता का अध्ययन जो क्या कहलाता, किसके माध्यम से इसका तीव्रता का पता किया जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से इसका जो तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, यानी कि तीव्रता किससे पता किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ से। अब इसमें भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के स्केल लगे होते हैं। सिस्मोग्राफ में भी 3 प्रकार के स्केल लगे होते हैं, जिसमें कि एक प्रमुख स्केल होता है रिक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल भी जिसे कहते हैं, रिएक्टर स्केल। इस स्केल पे एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि कितने से कितने तक पैमाने होते हैं, तो 1 से 9 तक का पैमाना होता है, 1 से 9 तक का पैमाना होता है। इसमें मैं आपको एक डीपली क्वेश्चन बताती हूँ कि जैसे जैसे ये 1 आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे 1 आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 है, 1 से फिर 2 बढ़ा, तो ये जो भूकंप होता है ये 10 गुना बढ़ता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि मात्र 1 बढ़ने से यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो 10 गुना भूकंप बढ़ रहा है। यहाँ पे भूकंप की जो तीव्रता है वो 10 गुना तेज हो रही है। तो 1 से 9 तक पैमाने होते हैं, जिसमें कि 2-3 को इसमें नॉर्मल बताया जाता है, और जैसे ही आप 6 देखेंगे तो 6 इसमें विनाशकारी नापा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 2001 में जो गुजरात के भुज में भूकंप आया था वो कितना था, तो वो 6.9 था और बहुत अत्यंत ही वो विनाशकारी था। तो रिक्टर स्केल के बारे में आपने देख लिया कि 1 से 9 तक पैमाना होता है, ये भूकंप की तीव्रता को मापता है और इसमें विनाशकारी होते हैं 6+। तो आपको ये भी पता होगा कि जापान जो है सबसे सर्वाधिक भूकंप का केंद्र क्या है, जापान जो है भूकंप का केंद्र है। और क्यों है इसके बारे में आप देखें तो आपने अभी पढ़ा कि प्लेटें जब आपस में टकराती है तो भूकंप आता है। तो ये जो जापान है ये किस पे स्थित है, तो एक तरफ हो गया एशियन प्लेट, एक तरफ कैसा प्लेट स्थित है, तो एक तरफ एशियन प्लेट है और दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पे विश्व का जब वर्ल्ड मैप बताई थी तो उसमें मैं बताई थी कि यहाँ पे जो भूमध्य सागर होता है जो यहाँ पे, तो ये सागर जो होता है प्रशांत महासागर, तो ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट होती है, एक से प्रशांत महासागरीय प्लेट,
तो ये दोनों प्लेट के बीच स्थित है जापान, और मैं आपको यहाँ बताई थी कि प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है, इस प्लेट के पास ही ये जापान स्थित है। यही वजह है कि यहाँ पे बार बार भूकंप आती है, हमेशा भूकंप का ये क्षेत्र है। तो ये एशियन प्लेट है और ये प्रशांत महासागरीय, इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच स्थित होने के कारण यहाँ क्या होता है कि बार बार भूकंप आते रहते हैं। तो आपने यहाँ पे आज देख लिया कि भूकंप कैसे आती है, किस स्थिति में आती है, किस किस नामों से उसे जाना जाता है, तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, और ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि कितनी प्रकार की गति होती है। उसके अलावा आपने देखा कि कौन कौन सी तरंगे होती हैं। तो ये सब आपके एग्जाम के लिए BBI है, कह लीजिए। और इतना पढ़ने के बाद आप समझ लीजिए इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे, चाहे आप SSC का दे रहे हो, रेलवे का, बिहार पुलिस का, या किसी एंट्रेंस का, या फिर आप BPSC PCS का ही क्यों ना दे रहे हो, लेकिन ये सब में इससे क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से डीपली तरीके से बताया। अब देखिए मैंने तो बता दिया, अब आप लोग को पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि शायद आप लोग को पसंद नहीं आता, इसीलिए आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं। इसलिए मेरा मन भी सैड हो जाता है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको और जम के पढ़ाने का मन करता है। तो चलिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद। नोट्स बना लीजिएगा इसका।